नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरु यूट्यूब चैनल के बिहार पर आपका वार्म वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल अंडरराइटिंग इन एलआईसी पार्ट 8। इसके अंतर्गत हम लेंगे मेडिकल का फोर्थ पार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम समझ चुके हैं, मेडिकल अंडरराइटिंग के अंतर्गत 3 विषय हैं: एसयूसी, नॉन मेडिकल स्किल्स, मेडिकल। और आज हम लेने जा रहे हैं मेडिकल का फोर्थ पार्ट। जैसा कि हम समझ चुके हैं, जब हमारे क्लाइंट्स टीपे के पास जाते हैं उनको कोई पेमेंट नहीं करनी होती, लेकिन उसके तत्पश्चात यदि हम उस केस को समझते हैं कि ब्रांच में डिपॉजिट होता है, ब्रांच उसको रेफर करती है हायर अथॉरिटी के पास, और जब डिसीजन के रूप में उनका केस डिक्लाइन हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, या फिर कस्टमर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद मना कर देता है कि मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में मेडिकल हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हुई थी उस समय, उस कंडीशन में जो कस्टमर ने ब्रांच ऑफिस कलेक्शन अर्थात बीओसी रजिस्ट्रेशन के समय ब्रांच में जमा करवाई होती है, रिफंड लेते समय उसमें से वो नॉमिनल चार्जेस काट लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, कौन से मेडिकल का कितना चार्ज होता है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। एफएमआर आपकी स्क्रीन पर है, 15 लाख तक 110 रुपये, और उसके बाद स्लैब्स वाइज हमने आपको बताया हुआ है। आप चाहें नोट कर सकते हैं, आप चाहें फोटो खींच सकते हैं। मेरा असूल है, जब भी आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, डायरी पेन आपके पास अवश्य होना चाहिए। ये स्पेशल रिपोर्ट्स के चार्जेस हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। यदि आपको क्लियर दिखाई ना दे रहा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप ये चार्ज मुझसे ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, EMR एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी रेटिंग्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो मेडिकल के पार्ट 3 में बताया था, जो कि जिसका लिंक ऊपर आई बटन के माध्यम से डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको क्लिक करके आप चाहे तो वीडियो दोबारा सुन सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि जब हम केस को डिवीजन रेफर करते हैं, ब्रांच रेफर करती है, या तो केस एक्सेप्ट एट ऑर्डिनरी रेट्स होता है या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ होता है। जो प्रीमियम एक्स्ट्रा कस्टमर को पे करना होता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे बनती हैं, एक नज़र देखते हैं हम। EMR फ्रेंड्स, जब यहाँ से केस ब्रांच हम लोग सबमिट करते हैं और फिर ब्रांच रेफर करती है, जो हमारे वहाँ पर मेडिकल रेफरीज होते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको, DMR होते हैं, ZMR होते हैं, वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर डिसीज के अकॉर्डिंग पॉइंट सिस्टम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। वो मेडिकल रिस्क चेक करते हैं कि किस डिसीज का कितना बन सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री। अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें, किसी फैमिली के अंदर मान लेते हैं किसी जल्दी अगर डेथ हो गई है तो उस केस को भी एडवर्स फैमिली हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। लॉन्गेविटी कम होती है, उसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स कैलकुलेट बनते हैं। या फिर ये भी देखा जाता है कि फैमिली में जो डेथ्स हो रही हैं उनकी क्या रीजंस रहे हैं, क्या हेरिडिटी डिसीज है, क्या वो जो व्यक्ति पॉलिसी लेने जा रहा है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉइंट भी नोट किया जाता है। हायर अथॉरिटीज इसको भी नोट करती हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इसको हम समझते हैं अंडरवेट या ओवरवेट हो, ये भी हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क होता है इस चीज़ का भी, तो इसके पॉइंट्स भी नोट किए जाते हैं। बेसिकली EMR एक कैलकुलेशन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, उसके अंदर एक कैलकुलेशन करके ये टोटल इसका निकाला जाता है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इस लाइफ एश्योर्ड के ऊपर है, जिसका केस हायर अथॉरिटी के पास क्या है, वो पूरी इसकी कैलकुलेशंस करती हैं इन द फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। हर किसी के मार्क्स या नंबर्स दिए होते हैं, वो उनको ऐड करते हैं। हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो किसके कितने नंबर जोड़ते हैं। जस्ट दिस इज द पर्पज ऑफ योर नॉलेज कि EMR का वर्ड बार बार जब आप खास तौर पर बड़े केसेस करेंगे, जब आप बड़े एजेंट बन जाएंगे, तो एक आपको EMR शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके समक्ष ले रहा हूं आज। फ्रेंड्स, जब भी LIC कोई भी प्लान लेकर आती है, उसका जो सर्कुलर होता है उसके अंदर प्लान की डिटेल्स होती हैं, उसके साथ में हर प्लान के साथ एक एनेक्स्चर लगा होता है, मतलब काफ़ी एनेक्स्चर्स होते हैं, उसमें से जो एक एनेक्स्चर होता है वो होता है क्लास 1 एक्स्ट्रा का। क्लास 1 एक्स्ट्रा मीन्स कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर को अपनी एज और सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा यदि क्लास 1 एक्स्ट्रा होगा।
मैं सैंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 914 और 915 का आपको अनेक्स्चर भी दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप समझ सकते हैं, जब भी कोई प्लान आए, मैं आपको एक जस्ट एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जब आप प्लान समझते हैं तो उसके साथ जो अनेक्स्चर्स आते हैं उनको भी पढ़ा करें। और इससे सिर्फ क्लास 1 एक्स्ट्रा का मालूम पड़ेगा दोस्तों कि एक्स्ट्रा प्रीमियम जो दे रहा है कस्टमर को, उसके अकॉर्डिंग क्लास 1 एक्स्ट्रा का कितना चार्ज हम उस प्लान के अंतर्गत उस लाइफ एश्योर्ड से लेंगे। जो नंबर 2, ईएमआर की जो टर्मोलॉजी है वो कई जगह किस रेस्ट्रिक्शन के रूप में यूज होगी, किस कंडीशन के रूप में यूज होगी। कई बार जब एलआईसी प्लान निकालती है अपने प्लान्स के अंडर राइटिंग सर्कुलर्स में भी उसके बारे में स्पेसिफाई करती है, चाहे वो राइडर्स की बात कर रहे हो, चाहे फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर प्लान की बात चल रही हो, उसमें ईएमआर के अकॉर्डिंग किस व्यक्ति को कहाँ तक केस मिलेगा नहीं मिलेगा स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। यदि किसी को ईएमआर क्लास 3, आप बेफिक्र रहिए कितनी क्लासेस होती है सब बताऊंगा आपको। यदि किसी को ईएमआर क्लासेस 3 लग जाता है, उस केस में उसके बाद टर्म राइडर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यदि हम किसी को टर्म राइडर दे रहे हैं तो जब क्लास 3 एक्स्ट्रा तक ही हम दे सकते हैं, उसके ऊपर टर्म राइडर नहीं मिल पाएगा, चाहे वो स्टैंडर्ड लाइफ हो या सब स्टैंडर्ड लाइफ हो। इज इट क्लियर? नंबर 2 फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि ब्रांच की हमारी लिमिट है केस पास करने की ओनली एफएमआर केसेस में 30 लाख, और मैंने पॉइंट आउट भी किया हुआ ये होती है स्टैंडर्ड लाइफ के केस में। जिस केस में लाइफ स्टैंडर्ड नहीं होगी, ओनली एफएमआर होगा, उस केस में क्लास 3 एक्स्ट्रा तक ब्रांच केस को पास कर सकती है, लेकिन लिमिट होगी 20 लाख एसयूसी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मैं अक्सर आपको थंब रूल के रूप में सिखाता हूं कि ब्रांच की लिमिट 30 लाख है, 30 लाख है एसयूसी जब ओनली एफएमआर की बात होती है। लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर को पे करना पड़ा है ड्यू टू बिल्ड, उस समय मैक्सिमम लिमिट है ब्रांच की 20 लाख, और वो क्लास 3 एक्स्ट्रा तक हम ब्रांच में केस पास कर सकते हैं। अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए आपके साथ। टर्म राइडर कहाँ तक देंगे किसी भी व्यक्ति को? जब तक ईएमआई क्लास 3 एक्स्ट्रा ना लग जाए, उसके ऊपर लगेगा तब नहीं देंगे। ब्रांच की लिमिट होगी 20 लाख, किस कंडीशन में? जब क्लास 3 तक हम दे सकते हैं, क्लास 4 क्लास 5 लगेगा तब ब्रांच केस पास नहीं कर सकती। ब्रांच की जो पावर दी गई है वो क्लास 3 तक दी गई है। और जहां तक जीवन अमर जो कि हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान है, किसी भी मेजर मेल को ईएमआई क्लास 6 एक्स्ट्रा तक लगेगा, दे देंगे प्लान को। यदि किसी की हेल्थ ज़्यादा खराब है, उसके ऊपर क्लास 7 एक्स्ट्रा बनता होगा, उस कंडीशन में जीवन अमर प्लान नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही कोई फिजिकल हैंडीकैप है, उस केस में भी हम जीवन अमर प्लान दे सकते हैं, बशर्ते ईएमआर क्लास 2 एक्स्ट्रा होगी। 3 एग्जाम्पल हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं समझता हूँ कि 100% समझ नहीं आएगा, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कई लोग इसमें से ईएमआर क्या होता है, लेकिन जब आप इस मेरे वीडियो को समझ लेंगे, सुन लेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, फ्यूचर में जब ये वर्ड यूज होंगे बार बार, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह बढ़ जाएगी। तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, तो आशा करता हूँ ये पॉइंट, अभी 3 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब हम बात कर रहे थे, अभी आपसे मैं बात कर रहा था किसी में क्लास 3 एक्स्ट्रा तक दे सकते हैं, कहीं पर हम क्लास 6 एक्स्ट्रा तक दे सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस में फिजिकल हैंडीकैप तक हम ईएमआर 2 तक दे सकते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, बड़ा यूजफुल चार्ट है। इसमें आप देखिए, पहला कॉलम बना है ईएमआर, जो मैंने बताया था कि हमारी हर अथॉरिटीज एक टोटल करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला 20 to 35 जो टोटल आया, इसमें क्लास 1 एक्स्ट्रा लगेगा। क्लास 1 एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया था, जब भी प्लान एलआईसी लॉन्च करती है, साथ में क्लास 1 एक्स्ट्रा कितना होगा उसका एक चार्ट साथ में आता है, एनेक्स्चर के रूप में आता है, उसको बोलते हैं क्लास 1 एक्स्ट्रा एनेक्स्चर। अगर मान लेते हैं 40 to 60 किसी का ईएमआर का न्यूमेरिकल टोटल बनता है, उस समय क्लास 2 एक्स्ट्रा लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर। कई बार हम आपको फ्यूचर में बोलेंगे कि भाई इस पॉलिसी में तो एक्स्ट्रा प्रीमियम आ रहा है क्योंकि इसमें क्लास 2 एक्स्ट्रा लग गया है। हमारी टर्मोलॉजी हमेशा कैसी होगी? क्लास 1 एक्स्ट्रा लग गया है, क्लास 2 एक्स्ट्रा लग गया है, क्लास 5 एक्स्ट्रा लग गया है। इस तरह की टर्मोलॉजी हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली ब्रांच के अंदर। जब हम बोलेंगे क्लास 2 एक्स्ट्रा लग गया है, तो मैंने आगे लिखा 2 टाइम्स ऑफ क्लास 1 एक्स्ट्रा।
LIC जब अंडर राइटिंग का सर्कुलर निकालती है वो एक ही चार्ट निकालती है दोस्तों क्लास 1 एक्स्ट्रा का। जब किसी को क्लास 2 एक्स्ट्रा लगेगा, जो क्लास 1 के अकॉर्डिंग प्रीमियम एक्स्ट्रा बनता होगा वो उसका डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास हम देखते हैं क्लास 10 तक की क्लासेस हमने आपको समझाई हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं किसी का टोटल 65 से 85 के बीच में कैलकुलेट होता है, तो हम देखते हैं कि क्लास 3 एक्स्ट्रा लग जाता है। उस समय क्लास 1 का 3 गुना एक्स्ट्रा उस पार्टी को देना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ था। ये इस तरह के एनेक्स्चर फॉर्म्स में होते हैं। ये मैंने टेबल नंबर 914 का लिया है क्योंकि पुराना नंबर टेबल नंबर 814 था, वो लिखा हुआ है, दोनों का सेम ही है। तो 814 हो चाहे 914 हो, दोनों के प्रीमियम चार्ट्स सेम है। तो इसकी प्रकार से हम देख सकते हैं, एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इसके अंदर एज और हमको ये बताया हुआ है सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कितना चार्ज कितना लगेगा। तो ये चार्ट आपके पास हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास 815 हो चाहे 915 हो, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमको उसके अंदर जो वेरिएशन दिया गया है एज और पॉलिसी टर्म। मान लेते हैं किसी की स्पेसिफिक एज कितनी है, उसको वो कितने का टर्म लिया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। और दोस्तों ये पर 1000 सम एश्योर्ड में बताया होता है। जैसे मान लें किसी का 3 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड है तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। जैसे मान लिया हमने 3 रुपये पर 1000 है तो 1 लाख पर 300 रुपये होगा। किसी का 2 रुपये है तो 1 लाख पे 200 रुपये होगा। तो इतना फर्क नहीं पड़ता एक्स्ट्रा प्रीमियम का, बशर्ते आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्लान पे क्लास 1 एक्स्ट्रा का कितना फर्क पड़ता है। हर प्लान का ये अलग हो सकता है। अभी हमने समझा कि केस हमारा डिवीजन गया, वहाँ पर हायर अथॉरिटीज ने EMR की कैलकुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग बताया कि ये केस एक्सेप्ट एट ऑर्डनरी रेट्स, मतलब सिंपल रेट पे स्टैंडर्ड रेट्स पे पास किया गया है। या कई बार ये कहा जाएगा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्लास 2 एक्स्ट्रा लग गया है, क्लास 1 एक्स्ट्रा लग गया है। उसके अकॉर्डिंग हमने समझा कि जो प्लान LIC लॉन्च करती है उस समय उसका पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया होता है कि किस प्लान में क्लास 1 एक्स्ट्रा कितना है एज और टर्म के अकॉर्डिंग, जो कि पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से चार्ट होता है। अब बात आती है क्लास एक्स्ट्रा लग गया, आपने एक केस किया 10 लाख सम एश्योर्ड का किया हो, 50 लाख का किया हो, 1 करोड़ का किया हो, कस्टमर की कुछ रिपोर्ट्स खराब आई, थोड़ी बहुत दोबारा मेडिकल करवाए गए, चाहे नहीं भी करवाए जा सकते, यही कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन ले रहे हैं आपके सामने समक्ष ले रहे हैं, और फिर केस फाइनली हमारे हर अथॉरिटीज ने एक्स्ट्रा के साथ पास कर दिया। तब हमारा प्रीमियम कितना बन जाएगा वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब कस्टमर डिसीजन आ चुका है, अब क्या होगा। हमने ये देखा कि कितना, हमने सबसे पहले कैलकुलेशन की कि स्टैंडर्ड लाइफ के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम आ रहा था और एक्स्ट्रा के बाद कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर की पॉकेट से जाएगा। सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी है। फ्रेंड्स नेचुरली बात है कि ये जो प्रीमियम आएगा वो स्टैंडर्ड प्रीमियम से ज़्यादा होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, फ्यूचर में कस्टमर कहे मैं अब ठीक हो गया हूँ, मेरा वेट नॉर्मल हो गया है, ये प्रीमियम कम हो सकता है क्या? नो। अगर एक बार एक्स्ट्रा प्रीमियम लग गया वो लाइफ टाइम जब तक कस्टमर प्रीमियम भरेगा उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी, ये प्रीमियम कम नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिना कस्टमर की परमिशन के, बिना कस्टमर की कंसेंट के हम इस केस को नंबर नहीं लगवा सकते। एक लेटर कस्टमर देगा, आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम एज पर दी चार्ज बाय LIC। ये कस्टमर का हैंड रिटन लेटर या जो भी कंप्यूटर लेटर हमको चाहिए, उसके साइन भी होने चाहिए उस लेटर के ऊपर कि वो कंसेंट दे रहा है, अपनी अपनी मर्जी से वो इच्छा रखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कस्टमर ये पूछेगा भाई मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करूं? एक आदमी मेरी एज का उतने सम एश्योर्ड का उतना प्रीमियम पे कर रहा है और आप मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। ये एक जो प्रोफेशनल एजेंट होता है उसके लिए चैलेंजिंग टाइम नहीं होगा, लेकिन जो एक नॉर्मल एजेंट होता है उसके लिए चैलेंजिंग टाइम बन जाता है। कैसे इस पॉइंट पे हम कस्टमर को कन्विंस करें भाई आपका LIC ने जो केस पास किया है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है, आपकी क्लासेस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम बनता है। और जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया इतना एक्स्ट्रा स्पेसिफाई किया हमने, इतना प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो चाहे 300 रुपये हो या 5000 रुपये हो,
हर साल वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और कस्टमर को हमें किस तरह कन्विंस करना है ये आपको धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। लेकिन फिर भी कस्टमर के माइंड में आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम थी, एलआईसी ने फिर भी केस पास कर दिया है। भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कल को अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको मालूम पड़ चुका है कि ये प्रॉब्लम है और इससे हमारी लाइफ पे खतरा है, तो सबसे सही टाइम होता है इंश्योरेंस लेने का। ऐसे व्यक्ति जिनको हेल्थ की कुछ भी प्रॉब्लम हो और इंश्योरेंस कंपनी उनको पॉलिसी दे रही है, तो ये मान लीजिए कि सबसे उचित टाइम होता है उस व्यक्ति के लिए पॉलिसी लेने का। उसे किसी भी रूप में इस पॉलिसी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल को वही डिसीज, वही प्रॉब्लम अब बढ़ जाती है तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या पता पॉलिसी ना भी मिले। और ये टाइम है कि कंपनी को पता है ये फला प्रॉब्लम इस व्यक्ति को है, उसके बाद केस पास किया है, कल को अगर अर्ली डेथ भी होती है, क्लेम भी आता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है चाहे वो एलआईसी है वो मना नहीं कर सकती क्लेम देने के लिए, क्योंकि कुछ भी हमने छुपाने की कोशिश नहीं की है। हमने एक एक चीज क्लियर की, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पीएम पे किया। जब कस्टमर ने एक्स्ट्रा पीएम दे दिया तो किस बात का क्लेम रेपुटेट होगा? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रेपुटेट नहीं कर सकती इस कंडीशन में, क्योंकि उसने तो अपनी बीमारी के ब्याह पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दिया है। और आपको बताना पड़ेगा उस कस्टमर को ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे ज़्यादा आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। आपके परिवार को इस इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स कल को उस बीमारी से उस व्यक्ति को कुछ होता है तो परिवार के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए यही पॉलिसी काम आने वाली है उस परिवार को। तो फ्रेंड्स ये कन्विंसिंग टाइम होता है। आप चाहे तो ऐसे टाइम पे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने ब्रांच मैनेजर की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर एक्स्ट्रा प्रीमियम कई बार देने से मना कर रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को पॉलिसी मिल रही है तो उसको लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मतलब डिसीज की, ऐसी एलिमेंट्स की जो कुछ समय ही पहले पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरने से पहले कस्टमर को हुआ हो और वो कभी भी नहीं छुपाएगा, ना एक एजेंट के रूप में आपको उसको हाइड करना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मान लेते हैं किसी की हम पॉलिसी करने जा रहे हैं, एलआईसी ने अपने 2018 के सर्कुलर में मेंशन किया है, मान लेते हैं किसी का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है कुछ समय पहले, फ्रैक्चर हुआ है, निमोनिया हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उस केसेस में हमको एलआईसी ने रिलैक्सेशन दिया है। उसमें ये कहा है कि ये ऐसे केसेस को ब्रांच में विद फ्यू रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लीट करवा सकते हैं। ये बात आपको नॉलेज के लिए एज ए प्रोफेशनल एजेंट पता होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए ऐसी डिसीज के समय क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, इनका वेटिंग पीरियड क्या है। जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अगर किसी को कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वेटिंग पीरियड कितना है। मैं क्यों जल्दबाजी करूं जब मुझे पता है कुछ टाइम बाद केस पास हो सकता है। और प्रपोजल फॉर्म में हम लिखेंगे कि इनको कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। हम क्यों छुपाएं सारी बातें, क्यों हाइड करें जब हमको रूल्स की नॉलेज है। तो मैंने कुछ डिसीज के अपनी स्लाइड पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो उसकी फोटो खींच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है दोस्तों आपके लिए, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैंने कुछ मेंशन किया आप लोगों के लिए कौन सी टाइप की डिसीज है, कितना उसका वेटिंग पीरियड है, ब्रांच में केस पास होगा और क्या रिक्वायरमेंट आएगी। इसकी आप फोटो खींच लीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ये हमेशा अपने पास रखिए दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है तो मात्र ऑपरेशन से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है दोस्तों, सिर्फ 3 महीने का। ब्रांच में केस पास हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, फुल मेडिकल रिपोर्ट एफएमआर वो सेटिस्फैक्ट्री होगी तो ब्रांच में ही केस पास हो जाएगा। दोस्तों ये लिस्ट जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रांच लेवल के में केस पास होंगे, बेफिक्र रहिए, ये ब्रांच लेवल की केसेस की लिस्ट है। मान लेते हैं किसी को फ्रैक्चर हुआ है और कोई इतना बड़ा फ्रैक्चर नहीं हुआ, नॉर्मल फ्रैक्चर है, उसकी जो मतलब कहते हैं ना कोई इतनी बड़ी डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, एक नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ है किसी इंसान को, उसकी मूवमेंट बिल्कुल ओके है और
एफएमआर में ये बात क्लियर है कि वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक चल सकता है, कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एफएमआर में अगर स्पेसिफाई लिखा जाता है तो ब्रांच में ही केस पास हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। किसी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है मान लेते हैं, तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, ब्रांच में केस पास हो जाएगा। और उसमें अगर यदि एफएमआर सेटिस्फैक्ट्री आती है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेंशन कीजिए ना अपने प्रपोजल फॉर्म के अंदर। एक बात ध्यान रखना, प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करेंगे तो एसीआर में मेंशन करना। मान लेते हैं किसी को सिजेरियन हुआ है और उसके लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, विदाउट एफएमआर ब्रांच के अंदर केस पास हो जाएगा। बिल्कुल घबराइए मत, फॉर्म में बिल्कुल ठीक लिखिए, सत्य लिखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। हम गलत काम क्यों करें फ्रेंड्स। कम से कम कई केसेस में देखा गया कि 3 महीने का पीरियड तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। यदि मान लेते हैं किसी एफएमआर करते समय डॉक्टर ये फाइंड करते हैं कि उनकी रिपोर्ट एडवर्स है, मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी भी, जो उनका ऑपरेशन हुआ है, डिसीज हुई है, एलिमेंट हुआ है, वो रह गई है थोड़ी बहुत, अभी 100% ओके नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के अंदर, तब ब्रांच में पास नहीं होगा दोस्तों। तब ब्रांच उसको रेफर कर देगी डिवीजन ऑफिस। कल को ये ना कहें कि मैंने आपको ऐसा बताया था, ऐसे जो लिस्ट बताई थी सारे केस ब्रांच में पास हो जाएंगे, नहीं। अगर एफएमआर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी तो ब्रांच will refer this case to division office for the purpose of underwriting. They can decide. एक लिस्ट आपके स्क्रीन पे है जो वाइट बैकग्राउंड के हैं, उसमें तो मैंने भी आपको समझाया कि वो ब्रांच लेवल के हैं, और जो नीचे मैंने ब्रैकेट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ये कुछ डिसीज के नाम मैंने आपको लिखे हैं, आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं। इनकी कंडीशंस में केस जाएगा डिवीजन ऑफिस। कुछ और कंडीशंस होती हैं, किसी की ओवर हाइट है, जैसे 190 सेंटीमीटर से ओवर हाइट है, उस समय केस डिवीजन ऑफिस जाएगा। कोई बिलो हाइट है, किसी की हाइट 136 से नीचे है, तब डिवीजन जाएगा। किसी को मायोपी है, मेट्रोपी है, इन सारे केसेस में केस डिवीजन ऑफिस जाएगा, ब्रांच में पास नहीं होगा। यदि किसी की हिस्ट्री में कुछ डिसीज लिखी है तो दोस्तों उसका जो रिलेवेंट क्वेश्चनर होता है वो लगा लीजिए, उसका जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ट्रीटमेंट है, फॉलोअप का है, वो भी आप उसके साथ लगा सकते हैं, ताकि जब हम डिवीजन केस भेजें तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो। आप चाहें तो इस पेज की भी फोटो खींच सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, छोटी नॉलेज ना जाने आपको कब काम आ जाए, इसलिए वो नॉलेज हमारे पास होना अति आवश्यक है। MHR, मॉरल हजार्ड रिपोर्ट, एक होती है ACR, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एजेंट जो रिपोर्ट होती है, ACR होती है, वो एजेंट भरता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर SUC की लिमिट बढ़ती है तो ये आपको एक रेंज दिखाई गई है, लिमिट्स दिखाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग वो साइन करने होते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर 1.5 करोड़ तक के केसेस पे अपने साइन कर सकता है। एक पॉइंट मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, कोई भी नया एजेंट किसी भी पॉलिसी का यदि TRS से टोटल रेटेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख का है, वो कर सकता है। उस 2 लाख के SUC तक किसी भी प्रकार के मॉरल हजार्ड रिपोर्ट के साइन की आवश्यकता नहीं है, एजेंट के साइन काफ़ी हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर एजेंट क्लब मेंबर है तो उनका जो लिमिट्स है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो जीवन अमर प्लान है उसके अंदर जो लिमिट है 1 स्टेप हायर है। 1 स्टेप हायर मीन्स, जैसे मान लेते हैं वो 25 लाख का केस भी है और एजेंट क्लब मेंबर नहीं है, 25 लाख का केस है और एजेंट क्लब मेंबर नहीं है, तो उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर की भी रिपोर्ट लगेगी, साथ में ब्रांच मैनेजर साहब की भी रिपोर्ट लगेगी। एक स्टेप हाई कहा गया है। जीवन अमर के केस में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था। एक और बात है, जब एजेंट किसी की पॉलिसी कर रहे हों और वो उनके रिलेटिव हों, या उनको एजेंट में वो लिख दें कब से जानते हैं, उसके आगे वो लिख दें वेरी रिसेंटली, उस कंडीशन में जो उनके डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे उनके साइन होने अति अनिवार्य हैं, चाहे वो 1 लाख की पॉलिसी हो। फीमेल कैटेगरी में A3 हाउसवाइफ्स, प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका जो फर्स्ट इंश्योरेंस है वो 50 साल के बाद लिया जा रहा है, ऐसे केसेस में भी जिनके डेवलपमेंट ऑफिसर है वो साइन करेंगे, या फिर जो रिस्पेक्टेड AM सर और रिस्पेक्टेड BM सर होते हैं वो साइन करेंगे। एक नॉलेज की बात जहाँ तक
चल रही थी, मैंने आपसे की कि हर बात पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रांच की लिमिट क्या है, डिवीजन की लिमिट क्या है, हमारे जोन की लिमिट क्या है। क्योंकि जब आप बड़े केस करेंगे आपको पता होना चाहिए कि वो केस कहाँ तक जाएगा। दोस्तों, जो आपके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमको बहुत आगे जाना है और हमें नॉलेज भी अपनी बढ़ानी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ग्रीन एरो दिखाया आपको। आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, ब्रांच सैटेलाइट ऑफिस की जो लिमिट है, जिनके सीएम साहब होते हैं, सीएम सर होते हैं, 30 लाख एसयूसी तक ब्रांच में केस पास हो सकता है। हमेशा मैं थंब रूल बता रहा हूँ आपको, नॉन मेडिकल कैटेगरी में और मेडिकल कैटेगरी में भी 30 लाख तक केस पास हो सकता है, बशर्ते वो ओनली एफएमआर हो। एक मैंने और एरो दिखाया, उसका हेडिंग पढ़ लें, सब स्टैंडर्ड लाइफ 20 लैक्स तक हम कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। अगर कोई सब स्टैंडर्ड लाइफ है, किसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम आ रहा है, तो सिर्फ 20 लाख तक की पावर है, 30 लाख की पावर नहीं चलेगी। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी है। डिवीजन की पावर दोस्तों कितनी है, 60 लाख एसयूसी की। और जोन की पावर कितनी है दोस्तों, 2 करोड़ की। 30, 60 एंड 2 करोड़ एंड अबव दैट जो केसेस होंगे वो सेंट्रल ऑफिस जाएंगे। और कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। अभी आपकी जो नॉलेज है वो इतनी जरूर होनी चाहिए, जहां मैंने आपके लिए एरो बताए हैं। जो भी मैंने पॉइंट बताया था आपको कि ब्रांच क्लास 3 ईएमआर तक केस को पास कर सकती है, उससे ऊपर नहीं। दोस्तों, जो ईएमआर 3 मैंने पॉइंट लिखा है, ये समझाने की कोशिश की है, ये ड्यू टू बिल्डअप है, किसी और हेल्थ एक्स्ट्रा की बात नहीं की गई है। ड्यू टू बिल्ड और क्लास 3 एक्स्ट्रा लगेगा तो ब्रांच कैन अंडरराइट दैट केस, डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक और चार्ट सेम उसी तरह का चार्ट है, आप चाहें तो उसकी भी फोटो खींच सकते हैं, इसकी भी खींच सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। नंबर 1, किसी केस में अगर 61 ईयर्स का एनबीडी एज है, उस समय केस कहाँ जाएगा दोस्तों, डिवीजन ऑफिस। ब्रांच कैन नॉट अंडरराइट दिस केस। यदि किसी केस में फैमिली की एडवर्स हिस्ट्री है, जैसे देखा जाता है माता पिता, भाई बहन, बच्चे, मतलब किसी भी ऐसा कंडीशन देखा था कि जल्दी डेथ हो रही है फैमिली में, देखा जा रहा है कि मतलब एडवर्स है कुछ, तो वो केस भी ब्रांच के अंदर पास नहीं होंगे। फ्रेंड, तीसरा पॉइंट तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि टर्म इंश्योरेंस के प्लान की जो भी केसेस होंगे, ब्रांच कैन नॉट अंडरराइट दैट केसेस। फ्रेंड्स, एक बात इंपॉर्टेंट है, यदि किसी प्रीवियस पॉलिसी में किसी कस्टमर को हेल्थ एक्स्ट्रा लग गया था, वो दोबारा पॉलिसी लेने हमारे पास आ रहा है, तब भी ब्रांच उस केस को पास नहीं कर सकती। भले ही रिपोर्ट है सब कुछ ठीक आ जाए बाद में, ब्रांच उस केस को हायर अथॉरिटी भेजेगी। पहला पॉइंट, जब एज 61 एनबीडी हो। दूसरा पॉइंट, जब फैमिली हिस्ट्री एडवर्स हो। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस। और फोर्थ पॉइंट, जब प्रीवियस पॉलिसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ पास की गई हो। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एक छोटा पॉइंट और मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं, रिवाइवल। मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों पहले आपको कि जब रिवाइवल के जो केसेस होते हैं, बड़े केसेस होते हैं, उनके भी एज, एसयूसी, चाहे वो नॉन मेडिकल स्पेशल में है, जनरल में, जैसे हम चार्ट देखते थे उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे मेडिकल चार्ट देखे जाते हैं। जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो सेम वैसे ही होंगी जैसे किसी नए केस को देखते समय हम रेफर करते हैं। तो रिवाइवल के टाइम पे भी हम उन्हीं चार्ट्स को रेफर करते हैं। ये पॉइंट थंब रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 2, एलआईसी ने थोड़ा सा कुछ रिलैक्स किया हमको अपने 2017 के सर्कुलर में। आपके स्क्रीन पे कुछ इसमें लिखा हुआ है कि 56 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो पहला पार्ट है वो चार्ट 1 का है। चार्ट 1 याद है ना दोस्तों, आपको भूले तो नहीं। नॉन मेडिकल स्कीम्स वाले के अंतर्गत क्या था, नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल, सेल्फ एम्प्लॉयड, 10 लाख जिनकी आईटीआर हो या उससे ऊपर की आईटीआर हो, चार्ट 1 उनको हम रेफर करते थे। और उसके अतिरिक्त जो भी आते थे वो हम चार्ट 2 में रेफर करते थे। लेकिन 56 साल से जो छोटे से समझोड़ एलआईसी ने बताया हमको कि, आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 56 से 60 साल का कोई व्यक्ति है और वो चार्ट 1 में आता है और 2 लाख तक का उसका रिवाइवल है, तो कोई भी स्पेशल रिपोर्ट नहीं बनेगी। और कोई व्यक्ति चार्ट 2 में है
और उसकी आयु 56 साल या उससे ऊपर है और 1 लाख तक का उसका रिवाइवल है तो स्पेशल रिपोर्ट नहीं बनेगी। बाकी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, आप फोटो खींच सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मेडिकल सीरीज का ये 4th पार्ट मैं आपका ले रहा हूँ आज, और मेडिकल अंडरराइटिंग का ये 8वां पार्ट चल रहा है। काफ़ी चीज़ मैंने आपको सिखाई, काफ़ी चीज़ें मैंने ब्रीफ की, मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है। कुछ मेरे हिसाब से कुछ छोटा नहीं होना चाहिए, बट नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मैंने अपना बेस्ट किया और आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट, बट नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, आई टोल्ड यू। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो एक लिस्ट है, एक प्रोफेशनल एजेंट, एक कामयाब एजेंट के पास अवश्य होनी चाहिए। जैसे नॉन मेडिकल स्कीम्स के अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी वो आपके पास चार्ट होने चाहिए। ओनली एफएमएल का चार्ट आपके बैग में होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनर्स आपके एरिया में कौन कौन से एक्टिव हैं उसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल चार्ट 1, मेडिकल चार्ट 2, माइनर मेडिकल चार्ट, टीपीए लिस्ट, कौन कौन से टीपीए एक्टिव हैं और उनके अंडर में कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर्स, कौन से हॉस्पिटल्स, कौन सी लैब्स एक्टिव हैं, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। बिग केसेस करते समय वो कौन सी चेक लिस्ट है। जब बैठे हो कस्टमर के पास तो वन शॉट ही बताएंगे ना कस्टमर को, हमको ये रिक्वायरमेंट है, तो वो लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। ब्रांच लेवल में कौन से केस पास किया सकते हैं, चाहे भले ही उस व्यक्ति को कुछ डिसीज रही हो, कुछ ऑपरेशन हुआ हो, छोटा मोटा एलिमेंट चल रही हो, तो वो भी हमारे पास एक लिस्ट जो भी मैंने आपके साथ आज डिस्कस की वो होनी चाहिए। मेडिकल्स फॉर रिवाइवल, जो एज 56 साल या उससे ऊपर के लिए एलआईसी ने हमको रिलैक्स किया है, वो लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। और भी तमाम जानकारी जो आपको दी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली अपने कामों को करेंगे, जितने भी मैंने इन 8 पार्ट्स के अंदर मेडिकल अंडरटेकिंग समझाने की कोशिश की है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आने वाली है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जो एक्स्ट्रा हो, और सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रॉपर एक कहते हैं ना हार्ड वर्क किया गया है उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में लाने के लिए। और दोस्तों, ऐसी जितनी भी जानकारी आपको दी गई है, मुझे गर्व हो रहा है, खुशी हो जाते हुए पूरे भारत में इस तरह का यूट्यूब पे कोई चैनल, कोई प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं है। ये हमारा एकमात्र चैनल है जो बेसिक जानकारियां अपने एलआईसी एजेंट्स को दे रहा है। मैं बहुत खुशी हो रही है, गर्व महसूस होता है ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एजेंट हमारा प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल बनने के लिए नॉलेज का होना अति अनिवार्य है। फ्रेंड्स, तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेडिकल अंडरटेकिंग के सारे टॉपिक्स ध्यान से सुने, नोट किए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें। और लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, लाइक के बिना गुजारा नहीं, क्योंकि लाइक वो मोटिवेशन है जो मुझे अगले वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आई वांट योर लाइक। आप बिल्कुल समय नष्ट किए बिना जो नीचे लाइक का बटन है हमारे स्क्रीन के नीचे जहाँ से यूट्यूब सुन रहे हैं उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे इस वीडियोस को जितने भी आप एलआईसी को जानते हैं उनको शेयर अवश्य कीजिएगा। और स्क्रीन के एंड में हमारे जो दूसरे वीडियोस हैं मैं उनके लिंक भी दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीन की लिंक को टच करेंगे वो वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। सब्सक्राइब का बटन भी मैं आपको दूंगा स्क्रीन पर, यदि आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड आई होप हमने बहुत अच्छा सीखने का एक जो चैप्टर स्टार्ट किया है और लगातार सीखते चले जाएंगे, लगातार सीखते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।